Hello students, my name is Nikita Maheshwari and welcome back to BSc with Basics. आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम कवर करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। उसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स भी होंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने लास्ट लेक्चर का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं जिसमें हमने बॉन्ड एंगल कंपैरिजन किया था। इसके लिए हमारा जैसे ये फ्लो चार्ट हम फॉलो कर सकते हैं कि अगर हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है तो हमारी क्या होगी, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। जैसे और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो sp होता है उसमें परसेंटेज s कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है और हमें पता है कि परसेंटेज s कैरेक्टर का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। जितना ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर होता है उतना ही ज्यादा हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ऐसे ही हम बॉन्ड एंगल कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हमें sp हाइब्रिडाइजेशन गिवन है तो सबसे ज्यादा sp हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, देन sp2, देन sp3, फिर ड्रैगो मॉलिक्यूल्स। अब ये ड्रैगो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये हम अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं कि ड्रैगो मॉलिक्यूल क्या होते हैं। अब हम चलते हैं कि अगर हमारी हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाती है, मतलब कि दो कंपाउंड की कोई भी इनमें से एक ही हाइब्रिडाइजेशन हो तो क्या करें। अगर हाइब्रिडाइजेशन हमारी sp3 होगी तो यहाँ पे हम NBEPR लगाएंगे, मतलब कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, और अगर यहाँ पे NBEPR वैलिड हो गई तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा। और अगर यहाँ पे NBEPR वैलिड नहीं हुई, क्योंकि NBEPR के भी हमने रीजन पढ़े थे कि हमारा सेंट्रल एटम छोटा होना चाहिए, साइड एटम बड़ा होना चाहिए, ये हमने पढ़ी थी कंडीशंस। तो अगर हमारी NBEPR वैलिड नहीं हुई तो हम वेस्पर थ्योरी पे जाते हैं। अब वेस्पर थ्योरी में मतलब कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसके भी कुछ अलग कंडीशंस होती हैं। जैसे कि सबसे पहला जो इसका रूल होता है वो ये होता है कि अगर बॉन्ड एंगल हमें निकालना है तो हम उस पे जो सेंट्रल एटम है उस पे नंबर ऑफ लोन पेयर्स काउंट करते हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर्स होते हैं उतना ही कम हमारा बॉन्ड एंगल होता जाता है। उसके बाद अगर हमारे सेंट्रल एटम पे जो नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं वो भी सेम हो जाए तो हम क्या करें, तो इसके लिए हम सेकंड कंडीशन पे आते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सेंट्रल एटम की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एंगल के। मतलब कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, अब बाय चांस अगर हमारा सेंट्रल एटम ही सेम है, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे तीन कंपाउंड दिए हुए हैं, तीन मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, तीनों में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, तो इसमें हम ये वाली कंडीशन भी नहीं लगा पाएंगे। इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे, जो कि है बॉन्ड एंगल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम के। ठीक है, मतलब जितनी ज्यादा साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही कम हमारा बॉन्ड एंगल बनेगा। ठीक है, अब ये तो हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ लिया। वेस्पर थ्योरी की अगर ये तीन रूल्स, ये तीन कंडीशंस भी वैलिड नहीं होती हैं फिर हम अपने सिंपल से एक उस पे जाते हैं जो कि है परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बॉन्ड एंगल हमारा उतना ही ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा परसेंटेज एस कैरेक्टर भी सेम होता है फिर हम आते हैं इस रिजल्ट पे कि हमारा जो बॉन्ड एंगल गिवन है वो सेम ही होगा। आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन आया ही क्यों, उसे एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है CH4 का, जिसमें कार्बन क्या होता है, हमारा सेंट्रल एटम। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p2। हमारे पास यहाँ 1s सबशेल जो है उसका यूज नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं 2s और 2p के साथ। जो कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उसमें 2p में दो ऑर्बिटल्स भरे हुए होंगे और एक ऑर्बिटल उसमें एम्प्टी होगा। तो इसका मतलब 2s का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहाँ जा सकता है, 2p के एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो हम जब इसको एनर्जी देते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में ये क्या बन जाता है, 2s1 2p3। ठीक है, तो हमने क्या सोचा कि हमें पता है
जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है। अगर हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो तो आराम से हम कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, और CH4 में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पे आगे हाइड्रोजन कंबाइन करके और हमने सोचा कि यही है CH4 ऐसे बना है। लेकिन अब इसमें हम कैसे डिसाइड करें कि जो हाइड्रोजन है वो पहले आया 2p के पास या पहले आया 2s के पास। तो जब ये ओवरलैपिंग होती है तो हमारे पास दो चीजें होती हैं जो मैटर करती है, एक होती है शेप और एक होती है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। इन दोनों चीजों को देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास शेप है, जो 2s सबशेल है हमारी, उसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल, और जो 2p है उसकी शेप क्या होती है, डम्बल शेप्ड। अब जो डम्बल शेप्ड है इसका क्या फायदा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे में नहीं बटी हुई। जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कंसंट्रेटेड है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हम s में देखें तो ये पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हम शेप के उसे देखते हैं, हमें क्या चाहिए होता है ओवरलैपिंग के लिए कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा क्या अच्छी होगी हमारी ओवरलैपिंग। तो अगर हम शेप के बेसिस पे देखें 2s 2p में कंपेयर करें तो हम कहेंगे कि हम 2p को पहले 2p से पहले ओवरलैप कराएंगे एज कम्पेयर टू 2s। यही अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, हमें पता है जो जितना कम एनर्जी जिसकी होती है वो उतना ही स्टेबल होता है और उतनी ही अच्छी वो ओवरलैपिंग करता है। तो इस बेसिस पे तो हमें पता है कि जो 2s होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम। तो इस बेसिस पे आया कि 2s को हम पहले प्रेफरेंस देंगे एज कंपेयर टू 2p। अब ये तो दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर गई। इसके लिए हमने ये देखा कि अगर डिफरेंट शेल्स हैं तो हम देखते हैं कि एनर्जी गैप ज़्यादा है। एनर्जी गैप ज़्यादा का मतलब कि हम एनर्जी को प्रेफर करेंगे। जैसे 1s अगर हम देखें और 2p क्योंकि इसमें एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है तो हम प्रेफर करेंगे एनर्जी को, की है कि लोअर एनर्जी वाला प्रेफर किया जाएगा, दैट इज s ऑर्बिटल या s सबशेल, हम उसे प्रेफर करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास आ जाता है सेम शेल, तो सेम शेल की अगर हम बात करें जैसे 2s एंड 2p, तो इसमें हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो एनर्जी गैप है वो कम है, तो यहाँ हम किसको प्रेफर करेंगे, शेप को। और शेप के बेसिस पे हम किसको प्रेफर करते हैं, p ऑर्बिटल को। ठीक है, अब इस बेसिस पे अगर हम CH4 का बनाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का बनता है। ये हमारा कार्बन है, कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमने वो लिख ली। यहाँ पे आके हाइड्रोजन के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। तो इसमें हम ये देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि ये S ओवरलैपिंग है, ये PS ओवरलैपिंग है। इन तीनों की बॉन्ड लेंथ सेम होनी चाहिए, इसकी अलग बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए। इन तीनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। अब 90 डिग्री क्यों, क्योंकि ये जो तीनों p ऑर्बिटल्स होती हैं px, py और pz आपस में 90 डिग्री पर होती हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ पे इन तीनों में तो 90 डिग्री का एंगल होगा। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली ये होता है कि इन तीनों की जो बॉन्ड लेंथ है, मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होती है CH4 में वो सेम होती है और जो बॉन्ड एंगल है वो भी सेम होता है, दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। अब ये कैसे आया, तो हमने कहा कि बॉन्ड लेंथ सेम। बॉन्ड लेंथ सेम का क्या मतलब हुआ कि वहां पे जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं वो भी आइडेंटिकल होंगी। बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल तो ऑर्बिटल्स जो इन्वॉल्व हुई हैं वो भी आइडेंटिकल। तो इसके लिए हम करा देते हैं इसकी इंटरमिक्सिंग। अब इंटरमिक्सिंग कैसे हुई, यहाँ पे हमारी S और P की इंटरमिक्सिंग हो जाती है जिससे कि हमें रिजल्ट क्या मिलता है, हमें मिलती है एक हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, अब ये वाली जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसके साथ H आके कंबाइन करेगा और यहाँ अब हमें जो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल जो भी मिलेगा वो एकदम आइडेंटिकल होगा, मतलब कि सेम होगा। अब यहाँ पे हम इसकी शेप देख लेते हैं। ये जो हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी है ये हमारी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सी है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ हमने क्या करा कि जो s सबशेल है या s ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन करी p ऑर्बिटल के साथ
ठीक है, ये हमारी क्या बन गई sp3 ऑर्बिटल। अब अगर हम कहें कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कंसंट्रेशन, मतलब कि अगर हम इसे कंपेयर करें शेप के उससे विद s एंड p, तो जो s है वो तो था ही हमारा नॉन डायरेक्शनल, तो हम p के साथ अगर इसे कंपेयर करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड भी है, और अगर हम इसमें s के साथ कंपेयर करें मतलब एनर्जी लेवल में, तो इसका एनर्जी लेवल आता है s से थोड़ा ऊपर और p से नीचे। ठीक है, तो इसमें तो दोनों चीजें आ गई कि इसमें कंसंट्रेटेड भी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहाँ पे एनर्जी लेवल भी लो है, तो यहाँ पे क्या होगी बेटर ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें sp और sp3 ऑर्बिटल्स को, हमारे पास आ जाता है कि sp3 ओवरलैपिंग इज प्रेफर्ड ओवर 2p ओवरलैपिंग एंड दैट इज प्रेफर्ड ओवर 2s ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये हमने कंक्लूड करा कि हमने इंटरमिक्सिंग कर ली। इंटरमिक्सिंग के बाद जो हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलती है वो कंपैरेटिवली बेटर होती है देन s एंड p ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे जो हमें ये मिला था sp3 ऑर्बिटल जो मिली थी हमें, ये ऑर्बिटल कभी भी साइडवेज ओवरलैपिंग कर नहीं सकती। और वो क्यों नहीं कर सकती कि अगर हम यहाँ तो कर ले, यहाँ जो कंस्ट्रक्टिव है वो तो हो जाएगी लेकिन डिस्ट्रक्टिव यहाँ नहीं हो पाएगी, इसलिए कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं करते हैं। अब जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो है एनालिसिस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हम 3 वेज में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहली है ऑर्बिटल एनालिसिस, सेकंड है हमारी स्टेरिक एनालिसिस, देन नेक्स्ट है लास्ट हमारी एनर्जेटिक एनालिसिस। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑर्बिटल एनालिसिस से। ऑर्बिटल एनालिसिस में क्या कहा जाता है, जैसे हमारे जो भी दो ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स कर रहे हैं उससे जो बॉन्ड एंगल थीटा बन रहा है, अब उस बॉन्ड एंगल को हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है परसेंटेज s प्लस परसेंटेज p कैरेक्टर इज इक्वल टू 100। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं s प्लस p इज इक्वल टू 1। एक हमारे पास ये i होता है, i क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। ओके, अब इस हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स के यूज से भी हम आगे थीटा निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हम आई देखें, आई होता है p बाय s के इक्वल, p मतलब कि p कैरेक्टर, s मतलब कि s कैरेक्टर। ठीक है, फिर आता है cos थीटा। cos थीटा इक्वल होता है -1/i के, और cos थीटा हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, जब यहाँ पे हम i की वैल्यू पुट करेंगे वहां से तो हम निकाल पाएंगे दैट cos थीटा इज इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1 एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर हम p की फॉर्म में निकालें तो हमें मिलेगा p माइनस 1/p। तो इससे हमें एक चीज का तो अंदाजा हो गया है दैट थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, या हम ये कह सकते हैं एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसे देख के हम कह सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम कहेंगे दैट कॉस थीटा यानी कि थीटा बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई दो बॉन्ड्स हैं, अब इसमें हमें अगर परसेंटेज s निकालने को बोल दिया जाता है और हमें थीटा गिवन है, इन दोनों के बीच का क्या गिवन है थीटा, तो इसकी हेल्प से हम cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं परसेंटेज s कैरेक्टर इन बॉन्ड्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें हमारा वो है एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्बिटल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ ऑर्बिटल एनालिसिस में सबसे पहले तो ये कि हमें इससे ये पता चल जाता है कि ये मिक्सिंग कौन सी, मतलब आइडियल है, नॉन आइडियल है, या मिक्सिंग हो ही नहीं रही है। जो आई की वैल्यू है उससे हमें कैसे पता चलता है कि अगर आई की वैल्यू इंटीजर होती है, क्या होती है, अगर आई की वैल्यू इंटीजर होती है तो वो क्या होती है आइडियल मिक्सिंग, और अगर आई की वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में आती है तो हम उसे क्या कहते हैं नॉन आइडियल मिक्सिंग। और अगर हमारी i की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट आती है तो हम इसे ये कहेंगे कि यहाँ पे मिक्सिंग हो ही नहीं सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर हमें टाइप ऑफ एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन निकालने को बोल दिया जाए तो इसको हम एक फॉर्मूले से निकालते हैं SPI। यहाँ पे i हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें
थीटा गिवन हो या हमें P और S कैरेक्टर गिवन हो तो हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अब जैसे कि I की वैल्यू फॉर एग्जांपल आई हमारी 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp2, I की वैल्यू आई 2.33, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी sp2.33। ठीक है, अब इसकी एक और एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन क्या है कि अगर हमें परसेंटेज S और परसेंटेज P कैरेक्टर बॉन्ड्स में निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि हमें गिवन है A, यहाँ इसके दो साइड एटम्स लगे हुए हैं B एंड B, ठीक है, और हमें ये थीटा एंगल गिवन है, हमें निकालना है परसेंटेज S कैरेक्टर इन दोनों बॉन्ड्स में। अगर आप नोटिस करें तो ये जो दोनों एटम्स हैं वो सेम है, सेम सेंट्रल एटम के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो परसेंटेज S कैरेक्टर होगा इन दोनों बॉन्ड्स का वो क्या होगा सेम। तो यहाँ पे हम सीधे से ऐसे कर सकते हैं, अगर हमें थीटा पता होता है तो हम आसानी से परसेंटेज S निकाल लेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज द परसेंटेज S कैरेक्टर प्रेजेंट इन द बॉन्ड। और यही अगर हमारे पास जो साइड एटम्स हैं दोनों B और C हो जाए, मतलब कि ये दोनों साइड एटम डिफरेंट हो जाए और यहाँ हमें थीटा गिवन हो, फिर हम लेट करते हैं, जैसे हमें इन दोनों का परसेंटेज S निकालना है, हमने लेट करा है कि यहाँ पे परसेंटेज S X है और यहाँ पे जो परसेंटेज S कैरेक्टर है वो Y है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज S हमारा क्या आएगा, दैट विल बी द एवरेज ऑफ दीज टू X प्लस Y बाय 2। ठीक है, और हम अगर हमसे बोल दिया जाए परसेंटेज P कैरेक्टर निकालो किसी भी बॉन्ड में, तो हम क्या करेंगे 100 माइनस परसेंटेज S कैरेक्टर, इससे हमारा क्या निकल गया परसेंटेज P कैरेक्टर। अब नेक्स्ट जो आता है वो है कि अगर हमें लोन पेयर में परसेंटेज S कैरेक्टर निकालने को बोल दिया जाए तो हम क्या करेंगे। लोन पेयर में परसेंटेज S कैरेक्टर निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल टू 100 माइनस सिग्मा ऑफ परसेंटेज S कैरेक्टर इन बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लोन पेयर्स। नंबर ऑफ लोन पेयर्स जितने भी हमें गिवन है, ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं परसेंटेज S कैरेक्टर इन लोन पेयर। लेकिन अब अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि क्या ये हर जगह वैलिड है, नहीं, अगर हमारे पास लोन पेयर एक या दो हो ये तभी वैलिड होता है, और अगर हमारे SP मिक्सिंग होती है ये सिर्फ इन दो कंडीशंस पे ही वैलिड होता है। मतलब अगर हमारे पास जो लोन पेयर है वो आगे 3 या 4 या 5 इतने ज्यादा लोन पेयर्स के लिए ये वाला जो फॉर्मूला होता है लोन पेयर का 100 माइनस सिग्मा परसेंटेज S बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ये वैलिड नहीं होता है। So this was all for this lecture. Hope you all like it. Please like, share, subscribe and press the bell icon for more such lectures, and please drop your doubts in the comment section below.